नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों देखो, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, जो हाई स्कूल का सेकंड चैप्टर है अम्ल और क्षारक वाला। इससे पहले मैं आपके लिए पहला चैप्टर आपका पूरा करा चुका हूं। उसको आप देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उनकी जितनी भी वीडियो में बनी है उस पर मैंने पूरे चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनको आप जा करके देख सकते हैं। और देखो, आज की क्लास में हम जो बातें करेंगे वो आपको सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो अम्ल की बात करेंगे हम। ठीक है, अम्ल की बात करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि देखो, एक अम्ल जो होता है, एक अम्ल जो होता है अगर उसको जल में घोल दिया जाए तो वो क्या करता है, H+ आयन देने लगता है। ठीक है, H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देने लगता है। ठीक है, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखो, ये रासायनिक यौगिक हैं। देखो, अम्ल के जो होते हैं वो रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल लीजिए आप, अम्ल को आप जल में घोल दीजिए, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन आयन देखने को मिल जाएंगे जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप एक लिटमस पत्र लेकर के आइए। जो नीले लिटमस होते हैं मतलब कलर वाइज आते हैं। अगर इसमें अम्ल के अंदर हम क्या करें, नीले लिटमस को अगर डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाता है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल जैसे अम्लों की, जैसे HCl हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, हाइड्रोसल्फेट या कह सकते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और एक होता है HNO3। ठीक है, हाइड्रोनाइट्रेट, या हम कह सकते हैं इसको नाइट्रिक अम्ल। ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जिसके बारे में इसमें हम बातें करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और आगे देखें तो इनका पीएच मान 7 से कम तथा स्वाद में ये खट्टे होते हैं। इनके पीएच मान की बात करें, अगर आप ये सोच रहे हो कि पीएच मान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पीएच मान क्या होते हैं, देखो पीएच मान के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर अच्छी तरीके से आप पीएच मान निकालना सीख जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि जो पीएच होते हैं इनके कैसे होते हैं, 7 से कम होते हैं। आप कह सकते हैं जो पीएच टोटल होते हैं एक स्केल पर 0 से लेकर के 14 पीएच होते हैं, और बीच में जो होता है 7 वो होता है उदासीन। थोड़ा सा आप समझने के लिए बता दे रहा हूँ मैं आपके लिए। अगर देखो इसकी अगर मैं बात करें, 7 से कम जो पीएच होंगे हमारे वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और 7 के बाद के क्षारीय होते हैं। ठीक है, 7 के बाद के जो होते हैं क्षारीय, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। आप चेक करके देखोगे ये कैसे लगेंगे, आपको खट्टे लगेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके रासायनिक गुणों की बात करूं, यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखिए कि रासायनिक गुणों की अगर बात करूं तो पहले गुण में देखिए सबसे बढ़िया गुण दे रखा है यहाँ पर कि अम्लों की धातु ऑक्साइडों से मिलकर क्या करा रहे हैं कि अभिक्रिया करा रहे हैं। आप धातु ऑक्साइड लेकर आइए, उनकी अभिक्रिया किससे कराइए, अम्लों के साथ कराइए, तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको एक लवण और जल देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा है, ये धातु ऑक्साइड है, धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी कि धातु ऑक्साइड। ठीक है, और ये HCl हमारा एक अम्ल हो गया। अब देखो एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया करने का एक तरीका क्या होता है, देखो ऐसा होता है, पहले तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी अगर यौगिक हो, कोई भी यौगिक हो, यौगिक के अंदर जो धातुएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और जो अधातु होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। जैसे ये धातु है पॉजिटिव, ये अधातु है ये नेगेटिव। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो यौगिक होता है पहले वाला जो तत्व होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि ये कैल्शियम पॉजिटिव, और उसके बाद जुड़ा हुआ है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आप ये मत सोचना कि हाइड्रोजन तो अधातु है, मगर देखिए हाइड्रोजन क्या करता है कि जब अभिक्रिया वगैरह हम कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्लस का भी काम करता है, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस। अब देखो एक अभिक्रिया को कराने के लिए एक सही तरीका क्या होता है, मैं आपके लिए इधर बता दे रहा हूँ। इसी अभिक्रिया को देखिए CaO की मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ किसके साथ, 2HCl के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे कैसे अभिक्रिया होती है। देखो ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, इस दो को हटा दो, बैलेंस हम पीछे कर लेंगे। ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H और O, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जब हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, जल बनता है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं तो क्या बनेगा, जल। मगर जल में आपके लिए हाइड्रोजन के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन के 1 अणु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 1 अणु है, वो अभी हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अणुओं की मात्रा पूरी हो जाएगी। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, एक तो Ca बच रहा है और ये आपका Cl बच रहा है। तो यहाँ पर आपका बनेगा CaCl2, ठीक है। ये आपका अभिक्रिया कराने का एक सही तरीका है। अब इस तरीके से अभिक्रियाओं को किया करें, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर यही किया गया है। आप यहाँ पर देखो बैलेंस कर लेना, बैलेंस आप करना सभी जानते हो, मैं पहले आपके लिए बता चुका हूँ। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड है और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया मैं कराने जा रहा हूँ किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होगी एक तो CaCl2 बनेगा यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और एक आपका जल बनेगा जो कि हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जो कैल्शियम क्लोराइड जो बना है उसको हम बोलते हैं लवण और H2 है उसको हम बोलते हैं जल। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर धातु ऑक्साइड आ जाए, धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराएंगे तो मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और जल मिलेगा। आप कोई भी धातु ऑक्साइड उठा के लाइए, उसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया कराइए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, लवण और जल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षारों के साथ अभिक्रिया करने पर, यहाँ पर अम्ल की बात कर रहे हैं तो क्षारों के साथ किसकी अभिक्रिया करेंगे, हम अम्लों की अभिक्रिया करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक यौगिक ऐसा लीजिए जो क्षारीय हो, ठीक है, जो क्षार हो और बाकी का आप अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराइए। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, ये देखिए कैसा है, क्षार है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और HCl इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो फिर से तो देखो इन दोनों को मिलाकर इन दोनों की अभिक्रिया हम जब कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा आपका NaCl और एक बनेगा आपका H2O यानी कि जल बनेगा। और फिर से वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया कि एक अभिक्रिया को हम कैसे करते हैं, तो आप वही चीज़ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो देखो इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाकी का बचा ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से सोडियम के साथ मैं Cl को ले लूं तो आपका सबसे पहले बनता है NaCl जो कि यहाँ पर क्या है, एक लवण बना, ठीक है। आपका बच क्या रहा है, एक O बच रहा है, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, यानी कि दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर के क्या बनाता है, आपका जल बनाता है। तो इस वाली अभिक्रिया के अंदर भी वही प्रक्रिया हो रही है जो हमने पहले ऊपर समझ चुके हैं, यानी धातु ऑक्साइडों के साथ जो अभिक्रिया हमने कराई है वहां पर अम्लों के साथ, वही प्रक्रिया सेम इसमें है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हम क्षारों की अभिक्रिया अम्लों के साथ अगर हम कराते हैं तो आपके लिए वही चीज मिलेगी, क्या, लवण और आपके लिए जल, क्योंकि ऊपर भी हमें क्या मिला है, लवण मिला है और जल मिला है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सीधे, पहले हमने धातु ऑक्साइडों की बात की, फिर हमने क्षारों की बात की, अब डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, एक सिंपल धातु ले रहे हैं और धातु की अभिक्रिया हम कराएंगे सीधे अम्ल के साथ। तो यहाँ पर आप कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ले रखी है जिंक, ठीक है, जिंक की अभिक्रिया हम कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो वही चीज़ है, यहाँ जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, इस वाले, ठीक है, इस वाले नेगेटिव सल्फेट को अपने साथ लेगा और बनाएगा एक लवण जिंक सल्फेट। आपका बच क्या रहा है,
हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस अभिक्रिया के देखिए क्या लक्षण है, इस अभिक्रिया हमें बोल रही है कि जब हम धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ अगर कराते हैं तो हमें वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और मुख्य रूप से आपकी एक हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, याद रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए धातु कार्बोनेट, ठीक है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे दो चीजें ले ली गई हैं, एक तो आपका धातु कार्बोनेट और एक आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्लों के साथ कराएंगे। तो अब पहली कंडीशन में आप लीजिए धातु कार्बोनेट लीजिए और दूसरी कंडीशन में आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए। तो दोनों कंडीशनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली कंडीशन में मैंने आपके लिया है धातु कार्बोनेट, यानी कि ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट लिया है और इसकी अभिक्रिया कराऊंगा मैं अम्ल के साथ, ठीक है। और बी कंडीशन में मैंने आपके लिए लिया है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसकी भी अभिक्रिया मैं किसके साथ कराऊंगा, अम्ल के साथ करा कर देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा 2NaCl, एक बनेगा 2NaCl और आपका बन जाएगा जल और आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होगा। तो देखिए यहाँ देखो सोडियम 2 हैं और मैंने 2 यहाँ पहले ही बैलेंस कर दिया, Cl 2 हो गए, तो यानी क्या बन जाएगा 2NaCl, जे क्या बना, एक लवण बना, ओके यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, देखो एक दो तो आपके हाइड्रोजन बच रहे हैं और आपका कार्बोनेट यानी कि CO3 बच रहा है। देखो हाइड्रोजन के साथ इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन ले जाऊं, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ले जाऊं तो आपका जल बन जाएगा, ठीक है, आपका जल बन जाएगा। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, ओनली CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर हो गई, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। तो अब हमें पता चला कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो भैया लवण मिलेगा और एक जल मिलेगा और एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब चलो बी में देख लें, बी में क्या कंडीशन है, देखिए बी में क्या कंडीशन है, बी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कराते हैं, Na किसको लेकर आएगा अपने साथ, Cl को ले आएगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCl, ठीक है। देखो यहाँ से Na गया और Cl गया। अब देखिए एक यहाँ पर H है और इसमें से H क्या करेगा, इसमें से अगर ये H जो है इसमें से हाइड्रोजन ले ले, वो ऑक्सीजन इसमें से ले लेता है, तो आपके लिए क्या बचता है, देखिए एक तो बनेगा H2O। देखिए यहाँ पर जो H है हाइड्रोजन और इसमें से अगर ऑक्सीजन ले ले तो आपके लिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके लिए H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बच रहा है ओनली, यहाँ से एक हो गया तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बिल्कुल जैसे ए में जो ए वाली कंडीशन है, ए वाले की अगर बात करें इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, एक तो लवण मिला, एक आपको जल मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और बी में देखें तो आपको बी में क्या मिल रहा है, एक आपको लवण ही मिल रहा है जो कि पहले में मिला, इसमें भी आपको जल मिल रहा है और इसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। मतलब दोनों कंडीशन में एक जैसे गुण हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, या तो आप धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराइए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराइए, आपको दोनों कंडीशन में दोनों के गुण समान देखने को मिलेंगे, ठीक है। मगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नीचे वाली अभिक्रिया को आप खुद ही बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़िया तरीके से मैंने आपको अभिक्रियाओं को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से संतुलित किया जाता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप नीचे वाली अभिक्रिया को खुद बैलेंस कीजिए, ठीक है। अब मैं आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के टॉपिक है, देखो हम अगर बात करें क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, चूने का पानी क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, उस पर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम गुजारेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक आपको मजेदार पदार्थ मिलेगा, ठीक है, देखिए
मैंने ले लिया चूने का पानी लिया है, ठीक है, ठीक है, चूने का पानी लिया है, इस पर मैं क्या गुजार रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारूंगा, तो आपके लिए देखो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अभी तो यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसको बोलते हैं श्वेत अवक्षेप, ठीक है, ये जो बना है इसको बोलते हैं श्वेत अवक्षेप, इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम बोलते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में इसका क्या बनता है, जल बनता है। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए इसी वाले पदार्थ को, इसी पूरे पदार्थ को यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल को अगर मैं साथ में लेके आऊं, अभी तो हमने क्या किया, चूने के पानी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ठीक है, और जल मिला। अब देखो इसी पूरे वाली जो जो भी चीज़ बनी है हमारी उत्पाद के अंदर, जो भी बना है उसको आप उठा करके लेके आइए, दोबारा से आप उस पर और अत्यधिक मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर आपके लिए क्या बनता है, तो देखिए मैंने लिख रखा है कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर आप इसको पूरे को उठा कर लेके आइए, कैल्शियम कार्बोनेट और जल को मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर ज़्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इससे पहले मैं आपके लिए अभी बता रहा था, अभी अम्लों की अवक्रिया करा रहा था, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अवक्रिया भी मैंने आपके लिए बताई थी अम्लों के साथ, और मैंने बताया था कि धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन के आया, अब हमें पता चला कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से आपका बनता है। फिर दोबारा से एक बार समझ लीजिए कैसे, कि आप चूने का पानी लीजिए, चूने के पानी के ऊपर आप क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने लग जाइए, तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा। फिर जो आपका उत्पाद में बना है उसी पूरे पदार्थ को उठा करके लाइए, उस पर अत्यधिक मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड गुजारिए, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ये पूरी तरीके से जल में विलयनशील होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो उपयोग हैं, उपयोग जो हैं छोटे छोटे से कुछ उपयोग यहाँ पर दे रखे हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं विनेगर सिरका की अगर मैं बात करूँ, सिरका जो होता है ये देखो खिड़की फर्श बर्तन ऐसी यानी कि खिड़की फर्श बर्तन आदि की सफाई के लिए कार्य करता है, ठीक, काम करता है, मतलब हम कह सकते हैं जो खिड़की फर्श बर्तन वगैरह होते हैं इनको साफ करने के लिए ये काम में लिया जाता है, ठीक है। दूसरे की बात करें, एक और होता है जैसे नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3, इसका रोल बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसका रोल ये अच्छा रोल निभाती है। ये क्या होती है, औषधियों के निर्माण में, जो आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं औषधियों के निर्माण में। दूसरा है आपका फोटोग्राफी में, और तीसरा है आपका विस्फोटक पदार्थों में, जिसे हम बोलते हैं जैसे फटने वाले पदार्थ, जैसे हम बोल सकते हैं बम बम वगैरह होते हैं, जैसे विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उनमें उसका यूज किया जाता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए बता दूं कुछ कि अगली वीडियो में जो आपके लिए आएगा वो आएगा क्षारक के बारे में, कि क्षारक क्या होता है। यहाँ पर हमने जाना इस वाली क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने जाना कि एक अम्ल क्या होता है, अगली क्लास में हम जानेंगे कि क्षारक क्या होता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके आपके लिए क्रम बाई क्रम आपके लिए लेक्चर मिलते जाएंगे, आपका पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट जो भी आएगा वो उसको भी आपके लिए पूरी तरीके से करा जाएगा।